गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान की सामान्य विज्ञान की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, यानी क्विज कर रहे थे, जो भी समझ लीजिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम, ठीक है, जो भौतिक विज्ञान का हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज का प्रश्न है, एक पेंडुलम ट्रेन की छत पर लटका हुआ है। जब ट्रेन स्थिर खड़ी है तो पेंडुलम का आवर्तकाल टी होता है तथा ट्रेन के चलने पर पेंडुलम के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। यानी खड़े होने पर आवर्तकाल टी है। अब जब ट्रेन क्या होती है, चलना शुरू हो जाती है, तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा, ये आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये पेंडुलम दोलन नहीं करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो सीधा जो नीचे लटका रहेगा। ठीक है, तो जब गति करने लगेगा तो उसका जो मूल है स्थान, वो गति करने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, गति करने लगेगा और जो है, यानी कि जब गति करेगी ट्रेन तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्प्रिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। स्प्रिंग तुला पर उसका वजन कितना है, 60 किलोग्राम। यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर कूदता है तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है, यानी कि वो, ये समझ लीजिए कि तराजू पर, यानी कि जो नीचे से तराजू है, स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें खड़ा हुआ है और 60 किलोग्राम बता रहा है। जब वो कूदेगा, यानी वहां से वो कूदने की कोशिश करता है, कूद रहा होता है, ठीक है, तो उस पे माप क्या होगी। पहले बढ़ेगी, बाद में घटकर शून्य हो जाएगी, या घट जाएगी, या बढ़ जाएगी, या समान रहेगी। देखिए, जब व्यक्ति क्या करेगा, कूदने की स्थिति में आएगा तो अपने पैरों पर बल लगाएगा। जब पैरों पर ताकत लगाएगा तो वो स्प्रिंग जो यानी बैलेंस है, तराजू है, उस पर बल लगेगा। तो पहले तो क्या हो जाएगा, उसका जो यानी कि दबाव है, यानी भार है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे वो छलांग मार देगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद उसका घट कर क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर कोई बल यानी कि दबाव नहीं रह जाएगा। तो पहले बढ़ेगा, बाद में घट जाएगा। एक धीमी गति से चलने वाली पेंडुलम घड़ी तेज की जा सकती है। कैसे तेज की जा सकती है, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि टी बराबर अंडर रूट एल बटा जी। ठीक है, तो एल को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एल को घटा देंगे, आवर्तकाल घट जाएगा। जब घट जाएगा तो घड़ी तेज चलने लगेगी। ध्यान दीजिएगा, जब जी बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा और गति तेज हो जाएगी घड़ी की। जी कम कर देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, राड की लंबाई बढ़ा करके, लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घड़ी का जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, यानी घड़ी सुस्त हो जाएगी, तेज नहीं होगी। लोलक का भार बढ़ा करके भार पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। लोलक की लंबाई को घटा करके और लोलक का भार घटाकर, तो भार वाला तो बिल्कुल हटा दीजिए। लोलक की क्या हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, लोलक की लंबाई को घटा देंगे तो पेंडुलम की क्या हो जाएगी, ठीक है, यानी घड़ी तेज हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्वात में से सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा। निर्वात है ना, निर्वात में सरल लोलक कंपन कर रहा है तो यह होगा क्या, विरामावस्था में समान आयाम के साथ कंपन करेगा परंतु समय के साथ आवृत्ति घटेगी। समान आवृत्ति के कंपन करेगा परंतु समय के साथ आयाम घटेगा, या समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा है, वो निर्वात में। जब निर्वात में रहेगा तो उसमें जो होगा वो उसका मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा कंपन करता ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि जिस जिसकी आवृत्ति है, जितना आयाम है, उसी आयाम और आवृत्ति में वो क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समान आयाम और आवृत्ति के साथ हमेशा क्या रहेगा, गति करते रहेगा। निर्वात में वायु नहीं है, यहाँ पर पृथ्वी पर वायु है, जिसके कारण वायु के घर्षण में लोलक क्या हो जाता है, वो जो है
उसकी गति कम हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठीक है, कम होती चली जाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इसमें विस्थापन और जो समय है ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि निर्वात में स्थित सरल लोलक का ये है किसका है, ठीक है, इसकी जो गति है वो किसके निकट है। निर्वात में सरल लोलक का है, तो निर्वात में सरल लोलक का होता तो क्या होता, ये बिल्कुल जो है ना गति कम नहीं होती। गति का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो गति का मतलब होता है ये विस्थापन और बटे क्या समय। तो विस्थापन और समय में जो अनुपात है वो हमेशा बिल्कुल समान रहता। जल में निमज्जित सरल लोलक है, यानी जल में डूबा हुआ सरल लोलक है, या बाह्य आकाश में सरल लोलक है, या वायु में गति करता हुआ कोई बिंदु द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसमें यह है कि ये किसमें है, ये तेजी के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, जल में डूबा हुआ कोई सरल लोलक है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो घर्षण लग रहा है वो तीव्र घर्षण लग रहा है। जो उसमें वायु का घर्षण होता है वो इतना तुरंत कम नहीं करता है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल में डूबा हुआ सरल लोलक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इन कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, करिए। ऊष्मा इंजन एक उपकरण है जिसके द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ध्यान ये कह रहा है कि ऊष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। अब ये सही है गलत है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का कार्य करती है। उच्च ताप पर ऊष्मा का स्रोत ऊष्मा इंजन में अनिवार्य रूप में होता है तथा इसके पिस्टन तथा सिंक निम्न ताप पर रहते हैं, ठीक है। कह रहा है पिस्टन और सिंक निम्न ताप पर रहेंगे और वो क्या रहेगा, उच्च ताप पर रहेगा, ठीक है। उच्च तापमान पर ऊष्मा का स्रोत, यानी जहां पर जो ऊष्मा हो रहा है वहां जलन हो रही है, वहां क्या हो जाएगा, उच्च ताप पर होगा, बिल्कुल सही है, इंजन में होता है। तथा पिस्टन और सिंक निम्न ताप पर होते हैं, निम्न ताप पर होते हैं, ठीक है, और निम्न ताप पर होते हैं, ये भी क्या है, हमारा सही है। इसके बाद अगला है, तो ये दोनों सही हो गया, पहला और दूसरा सही हो गया। तीसरा है डीजल इंजन में ईंधन की वाष्प तथा वायु का मिश्रण कार्य करने में प्रयुक्त होता है। डीजल इंजन की बात कर रहा है, तो डीजल इंजन में ईंधन की वाष्प और वायु, ये बिल्कुल सही है, वाष्प और वायु मिल करके क्या करता है, ठीक है, कार्य करता है। पेट्रोल इंजन की क्षमता डीजल इंजन से अधिक होती है, ठीक है, पेट्रोल इंजन की क्षमता डीजल इंजन से अधिक नहीं होती, कम होती है। आप कंपेयर करिए कि जो ट्रक बनता है वो किससे चलता है, तो ट्रक किससे चलता है, बस किससे चलती है, पेट्रोल से नहीं, वो डीजल से चलती है, क्योंकि उसकी क्षमता अधिक होती है, ठीक है। और जो पेट्रोल होता है उसकी क्षमता कम होती है। कार और हल्के जो बाइक वगैरह हैं, बाइक आपने कभी भी चलती हुई डीजल से नहीं देखी होगी, ठीक है, वो किससे चलती है, वो पेट्रोल से चलती है, ठीक है। तो चौथा गलत हो गया। इसका मतलब है अब हमारा उत्तर कौन सा हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, और इसके बाद है सम आयतनिक प्रक्रम, ठीक है। चलिए तो पहले देख लेते हैं कि समतापी प्रक्रम होता क्या है। ताप सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ये समतापी का मतलब है ताप समान रहना, ये बिल्कुल ये इस सम्मिलित है, यानी ए का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है कि इसमें ऊष्मा ना तो बाहर से ली जाती है और ना बाहर से, यानी अंदर से, यानी कि बाहर निकलती है। तो ऊष्मा सदैव क्या रहती है, नियत रहती है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है ऊष्मा का परिवर्तन, ऊष्मा का जो क्या होता है, स्थानांतरण वो शून्य होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद है समदाबी प्रक्रम, ठीक है। समदाबी का मतलब क्या हुआ कि दाब हमेशा नियत रहता है, और सम आयतनी का मतलब आयतन हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, तो पहले का 1, दूसरे का 3 और तीसरे का 4 और चौथे का दूसरा हो जाएगा।
तो 1, 3, 4 और 2 हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, इसे सुमेलित करना है, संवहन, विकिरण, चालन और ऊष्मा संचरण। ये ऊष्मा संचरण की तीनों क्या है, विधियां हैं। ठीक है, ऊष्मा संचरण की ये तीनों विधियां हैं, संवहन, विकिरण, चालन और ऊष्मा संचरण। चलिए, अब जो है ना, संवहन होता क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण के कारण अणुओं में संघट्ट होता है। ऊष्मा का संचरण वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ऊष्मा रूपांतरण के रूप में ऊष्मीय पदार्थों में वास्तविक गति होती है और ऊष्मा वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है। ठीक है, ये है विकिरण का। तो ये हमारा विकिरण के नहीं, बी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें विकिरण ऊष्मा यानी चुंबकीय उसमें निकलती है। चलिए, अब इसके बाद अगला देखते हैं, आप फिर से संवहन देखेंगे। तो संवहन का क्या होता है, ठीक है, संवहन की खासियत क्या होती है, संवहन का होता है कि ऊष्मा रूपांतरण के कारण ऊष्मीय पदार्थों में वास्तविक गति होती है, संवहन। ठीक है, पानी को गर्म किया जाता है तो देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, नीचे से बुलबुले उठ करके ऊपर जाते हैं, नीचे से उठ करके ऊपर जाते हैं, तो ऊष्मीय पदार्थों में वास्तविक गति होती है। ठीक है, इसके बाद है चालन। चालन जो है, इसमें आता है कि ऊष्मा रूपांतरण के कारण अणुओं में संघट्ट होता है, संगठन करते हैं, और जो है ये इसका हो जाएगा एक। ठीक है, इसके बाद है ऊष्मा संचरण। ये ऊष्मा का संचरण वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा हो गया 3 और 4 और फिर क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 जिसमें होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 सी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अब अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि कथन ए है, कमरे के तापमान पर जल बर्फ से, ठीक है, वाष्प में नहीं बदलता, क्योंकि कमरे का तापमान कितना होता है, 27 डिग्री के आसपास माना जाता है भारत में। ठीक है, कारण क्या है, जल का क्रांतिक बिंदु कमरे के ताप से काफी अधिक होता है। ठीक है, अब यहां पर जो है यानी कि इसमें कमरे का तापमान पर जल बर्फ से वाष्प, यानी बर्फ को क्या कर दें, यदि रख दें तो वाष्प में नहीं बदलेगा, बर्फ से किस में बदलेगा, पानी में बदलेगा। कारण क्या चीज है कि जल का जो क्रांतिक बिंदु कमरे के ताप से काफी अधिक होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और पूर्ण चक्र में परिवर्तन। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है, यहां पर ये क्वेश्चन यानी कि कर रहा है। तो क्या ताप की संकल्पना प्रदान करता है या आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। तो इसका जो है ना, ऊष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम है वो आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है, यानी ए में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ठीक है, ऊष्मागतिकी का, अच्छा, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम ताप की संकल्पना को प्रदान करता है, या ऊष्मागतिकी का नियम ये आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तन को शून्य होता है। चलिए, इसमें है, अब पहला मैं बताता हूं आपको, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम ये ताप की संकल्पना को क्या करता है, ठीक है, प्रदान करता है। इसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। ठीक है, इसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये इंजन की क्षमता और सदैव इकाई से यानी कि कम होती है ये बताता है। द्वितीय नियम बताता है कि किसी भी इंजन को जो दी गई ऊष्मा है
उससे क्या होता है, वो हमेशा कम कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो है ना संपूर्ण ऊष्मा यानी गतिकी का जो द्वितीय नियम है वो कहता है कि जितनी भी किसी वस्तु को क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, उतना ही हमको कार्य में परिवर्तन करके वो वापस नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसी पर आधारित है कि इंजन की दक्षता सदैव इकाई से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद है पूर्ण चक्र में परिवर्तन। तो इसमें है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि जब पूर्ण चक्र, जब चक्र क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जो हमारा उत्तर हुआ ये 1, 2 और 4 और 3। तो 1, 2, 4, 3 हमारा किस में आएगा, बी में आता है, 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर क्या करना, यानी कि विचार करना है कि सर्दियों के मौसम में दिन की तुलना में सुबह अधिक कोहरा पड़ता है। दिन की तुलना में सुबह अधिक कोहरा छाया रहता है, कारण क्या है? आकाश साफ रहता है, आकाश में बादल होते हैं, या हवा चल रही होती है। ठीक है, इनमें कौन सा क्या है, सही है? तो इसमें केवल एक सही है, आकाश क्या रहता है, साफ रहता है। कोई जरूरी नहीं आकाश में बादल हो और कोई जरूरी नहीं कि हवा चलती रहे। ठीक है, आकाश साफ होगा तभी क्या होगा, कोहरा पड़ेगा। आकाश साफ नहीं होगा तो कोहरा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक सही है, उत्तर हमारा ये हो जाएगा। वस्तु का ताप दर्शाता है। ठीक है, वस्तु का ताप किस बात को दर्शाता है? वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। ठीक है, यानी कि जो वस्तुओं में औसत गतिज ऊर्जा होती है उसे दर्शाता है, या वस्तु के अणुओं का कुल योग को दर्शाता है। ताप क्या होता है, अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है, या वस्तु के अणुओं की कुल औसत ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ताप होता है वो क्या होता है, जो ताप होता है वो वस्तुओं के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जब कमरे में एक बर्फ की सिल्ली रखी जाती है तब क्या होता है, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। ऊष्मा विकिरण नहीं होता है, परंतु वातावरण से ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा विकिरण ताप यानी वातावरण से अवशोषित ऊष्मा से अधिक हो जाती है। और या जो है आपका चौथा है, उसमें विकिरण होता है परंतु वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बर्फ की सिल्ली जब रखी जाती है तो देखिएगा इसका उत्तर होगा आपका बी, ऊष्मीय विकिरण नहीं होता है परंतु वातावरण से ऊष्मा अवशोषित होती है। क्योंकि विकिरण जो है ना, विकिरण के रूप में एक उसमें जो है यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसमें कि प्रकाश निकलता रहे वो विकिरण के रूप में होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा यहाँ तक जो पहुँचती है वो विकिरण के माध्यम से पहुँचती है। ठीक है, तो विकिरण नहीं होता है, उसमें विकिरण प्रसारित नहीं होता है। यहाँ सिर्फ कौन प्रसारित होता है, सिर्फ वातावरण से ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से विचार करिए, द्रव के अंदर, ठीक है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब द्वारा लगा बल मुक्त सतह से इसकी गहराई के समानुपाती होता है। ठीक है, एच डी जी, ठीक है, एच डी जी जो दाब है, ठीक है, पी, वो बिल्कुल जो गहराई है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रत्येक बिंदु तथा प्रत्येक दिशा में द्रव के अंदर दाब समान रूप से लगता है। इन दोनों में कौन सा क्या है, सही है? पहला, दूसरा, या सिर्फ एक, और या सिर्फ दो, या दोनों गलत है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल दोनों सही है। जो दाब है वो क्या होता है, गहराई के समानुपाती होता है। ठीक है, जो उसका जो घनत्व है उसके भी समानुपाती होता है। इसके बाद प्रत्येक बिंदु तथा प्रत्येक दिशा में द्रव के अंदर समान क्या होता है, दाब का समान बल लगता है। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों, एक और दो दोनों सही है। अगला है, रेफ्रिजरेटर गर्म वस्तु को उष्मा लेकर ठंडी वस्तु को कर देता है।
या ऊष्मी पंप ठंडी वस्तुओं में ऊष्मा लेकर गर्म वस्तुओं को देता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है? ठीक है, तो क्या रेफ्रिजरेटर गर्म वस्तुओं से ऊष्मा लेकर ठंडी वस्तु को दे देता है? ऐसा क्या संभव है? ठीक है, या ऐसा ये सही है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी रेफ्रिजरेटर गर्म वस्तु से ऊष्मा लेकर ठंडी वस्तु को नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है। ऊष्मी पंप ठंडी वस्तुओं से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तुओं को देता है, ये भी गलत है। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। जूल होता है, कैलोरी नहीं। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी के। ठीक है, तो इसमें 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इन्होंने क्या किया है, उल्टा दिया है। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी क्या नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई सही नहीं है। अगला है माइक्रोवेव में पाउच युक्त खाद्य पदार्थों को गर्म करने से पहले पाउच में महीन छिद्र किए जाते हैं, क्यों? ठीक है, कारण क्या है कि भाप का दाब पाउच को फटने से रोकता है, खाने में छिद्र के माध्यम से वाष्प पहुंचता है, खाने में छिद्र के माध्यम से वाष्प बाहर निकलता है, या कुकर की सीटी के छिद्र से भोजन की सुगंध को बाहर निकालता है। यहाँ कुकर का तो मैटर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पाउच की बात कर रहा है। तो इसमें जो पहला होगा कि भाप का दाब पाउच को फटने से रोकता है, यानी भाप का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है, पाउच से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि ये नियम है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, लेकिन इसका कारण क्या है? ठीक है, स्थिर आयतन पर गैस के प्रसार में कार्य होता है, स्थिर दाब पर गैस के प्रसार में कार्य होता है, स्थिर दाब पर अणुओं का संघटन बढ़ता है, या स्थिर दाब पर देखिए अणुओं के बीच आकर्षण क्या होता है, बढ़ता है। इनमें कौन सा सही है? तो इससे सही है कि स्थिर दाब पर गैस के में प्रसार का क्या होता है, ठीक है, गैसों में प्रसार होता है स्थिर दाब पर। अगला है, शरद ऋतु में यदि हम प्रातः का लोहे और लकड़ी के टुकड़े को स्पर्श करें तो लोहे का टुकड़ा अधिक ठंड महसूस होता है, कारण क्या है? जबकि दोनों का ताप समान रहता है, दोनों का ताप क्या है, समान रहता है। तो क्या कारण है? लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के टुकड़े से कम होता है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का कुचालक होता है, लोहा कह रहा है कुचालक होता है, ये भी गलत है। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता ऊंची होती है, या लोहे का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? तो लोहे की विशिष्ट ऊष्मा जो है क्या होती है, लकड़ी की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। ठीक है, ये है। या इसी को कर दिया जाए कि लकड़ी की तुलना में लोहे की ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, जहाज के लिए समुद्र में पानी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग से इंजन चलाना असंभव है। ठीक है, यानी जहाज के लिए समुद्र के पानी, यदि समुद्र की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके इंजन चलाया जाए तो क्या है, क्या वो असंभव है? ऊष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अब इनमें जो है वो क्या दिया गया है, दोनों चीजें बिल्कुल सही है। दोनों चीजें क्या है, यानी कि जहाज के लिए समुद्र के पानी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग से इंजन चलाना असंभव है। ठीक है, क्योंकि जहाज समुद्र में ही चलता है। ठीक है, यदि समुद्र से बाहर खड़ा हो जहाज तो संभव है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये बिल्कुल सही है। ऊष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो इसकी व्याख्या नहीं करता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की क्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए
तो जो लोग सामान्य अध्ययन वगैरह की तैयारी हम लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छी करना चाहते हैं, तो यानी कि कर सकते हैं। तो इसी, ठीक है, आशा से कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।